नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय हिंदी युग में लिखे गए प्रमुख नाटकों के ऊपर, उनके नाटककारों के ऊपर और वे सभी नाटक किन विषय वस्तुओं पर लिखे गए थे, प्रवृत्ति के आधार पर उनको कैसे हम याद रखें, इन सभी नाटकों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नाटक विधा पर, भारतीय हिंदी युग पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। भारतीय हिंदू युग की पृष्ठभूमि पर, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों पर हमने पहले ही बातचीत कर लिया है। आज भारतीय हिंदू युग में लिखे गए प्रमुख नाटकों पर हम बात करेंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतीय हिंदू काल में लिखे गए नाटकों की जो प्रवृत्ति रही है, उसमें है पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, समसामयिक उपादानों के आधार पर रचित नाटक, प्रहसन और प्रतीकवादी नाटक। 6 तरीके के नाटक प्रायः हमें देखने को मिलते हैं भारतीय हिंदू काल में, तो इन्हीं पर हम क्रमशः बात करेंगे और एक तरीके से आप देखेंगे कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा, क्योंकि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाटकों पर हमने पहले ही बात कर ली है। जिन 6 तरीकों की विधाओं के बारे में हमने बात किया, 6 तरीके के जो नाटक लिखे जा रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा अगर नाटक कोई लिखे गए हैं तो वो पौराणिक नाटक है। सर्वाधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है, जिनके विषय भेद से 3 वर्ग किए जा सकते हैं। पहला वर्ग है कृष्ण एवं उनके परिवार के व्यक्तियों के चरित्र पर लिखा गया नाटक। दूसरा है राम एवं उनसे संबंधित पात्रों के चरित्र पर आधारित लिखे गए नाटक और अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटक। तो आप देख रहे हैं कि 6 तरीके के नाटक भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र युग में लिखे जा रहे थे। भारतीय हिंदू युग में उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई नाटक लिखे गए हैं तो पौराणिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए, जिसमें कि राम और कृष्ण प्रमुख तौर पर हैं और फिर जो कुछ अन्य पौराणिक आख्यान हैं उनको भी आधार बनाकर नाटक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृष्ण चरित्र संबंधी नाटक कौन कौन से रहे। सबसे पहला जो नाटक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रावली नाम से नाटक लिखा हुआ था। जैसे मैंने चंद्रावली कहा तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले वीडियो लेक्चर को अपने ध्यान में रखिए, या फिर जो भी नोट्स आप बनाए होंगे तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ये नाटक 1876 ईस्वी में लिखा गया था। भारतेंदु ने चंद्रावली नाम का जो नाटक लिखा है वो कृष्ण चरित्र संबंधी नाटक पर आधारित है। भारतीय हिंदू युग के जो अगले नाटककार हैं अंबिका दत्त व्यास, उनका नाटक है ललिता, जो कि 1884 ईस्वी में लिखा गया। इसी तरीके से हरिहर दत्त दुबे द्वारा लिखा गया नाटक महारास, ये भी 1884 ईस्वी में। खड्ग बहादुर मल्ल द्वारा लिखा गया नाटक महारास नाम से ही लिखा गया 1885 ईस्वी में। एक नाटक और इन्होंने लिखा कल्प वृक्ष 1886 ईस्वी में। सूर्य नारायण सिंह ने नाटक लिखा श्यामा अनुराग नाटिका सन 1899 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं, मोटे तौर पर हम भारतीय हिंदू युग को सन 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी ये नाटक लिखे गए हैं, सभी नाटक आप देख रहे हैं कि भारतीय हिंदू युग में ही लिखे गए। जहां हम विस्तार से भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र पर बात किए हैं, लेकिन उनके युग में अंबिका दत्त व्यास, हरिहर दत्त दुबे, खड्ग बहादुर मल्ल और सूर्य नारायण सिंह ने कृष्ण चरित्र को आधार बनाते हुए तमाम नाटक लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 2 नाटक महारास नाम से अलग अलग यहाँ पर नाटककार हैं, इनका केवल वर्ष अलग अलग है, तो इसलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान में आप रख सकते हैं। चलते हैं, आप बात करते हैं कि कृष्ण परिवार के व्यक्तियों के चरित्र से संबंधित कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, जिसमें चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया नाटक उषा हरण 1887 में लिखा गया। कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा लिखा गया नाटक उषा हरण 1892 ईस्वी में। आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक ही नाम से 2 नाटककारों ने नाटक लिखा और यहाँ पर भी एक ही नाम से 2 नाटककारों ने लिखा है, बस ईयर यहाँ पर वर्ष आप देख रहे हैं कि अलग अलग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके नाटक भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं कि प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी में, रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखे गए, जो कि कृष्ण परिवार के व्यक्तियों पर आधारित नाटक है। प्रद्युम्न और रुक्मणी
दोनों को आप समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं ये कृष्ण से जुड़े हुए नाम है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये वही उपाध्याय हरिऔध हैं जिन्होंने की प्रिय प्रवास नाम से खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, और इसमें भी उन्होंने जो विषय बनाया है राधा कृष्ण को ही विषय बनाया है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका कि कृष्ण परिवार से काफी लगाव रहा है, इसलिए इनके दो नाटक आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें रामचरित्र संबंधी नाटक कौन कौन से लिखे गए थे, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया सीता हरण 1876 ईस्वी में, और रामलीला 1879 ईस्वी में। रामलीला नाटक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नाटक है रामचरितावली 1887 ईस्वी में। और हम जब भारतेंद्र योगीन नाटकों की पृष्ठभूमि पर बात कर रहे थे, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के एक नाटक की हमने चर्चा की थी, जानकी मंगल। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में तुरंत जैसे ही मैंने कहा जानकी मंगल दिमाग में आ गया होगा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है उसको भी आप दिमाग में रखे होंगे। शीतला प्रसाद त्रिपाठी रामचरितावली नाम से इन्होंने नाटक लिखा 1887 में। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने सीता वनवास नाम से सन 1895 में नाटक लिखा। द्विजदास ने रामचरित्र नाटक नाम से 1891 ईस्वी में नाटक लिखा। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग में न सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे, बल्कि उनके युग में ढेर सारे ऐसे नाटककार हैं जो कि एक से अधिक विधाओं में लिखने का प्रयास किए। देवकीनंदन खत्री, ये वही देवकीनंदन खत्री हैं जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ना सीखा था, लेकिन यहाँ पर हमें इनको नाटककार के तौर पर देखना है। तो रामचरित संबंधी नाटक कौन कौन से लिखे गए थे भारतेंदु युग में, उसका रूप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर हम बात करें कि अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित कौन कौन से नाटक रहे, तो सबसे नाम पहले जो आ रहा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप। तो सत्य हरिश्चंद्र सती प्रताप का प्रकाशन कब हुआ था, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए, और रखिए कि ये पौराणिक आख्यानों पर लिखे गए नाटक हैं। गजराज सिंह द्वारा लिखा गया द्रौपदी हरण 1885 में लिखा गया। श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है प्रहलाद चरित्र सन 1888 ईस्वी में। यही श्रीनिवास दास का हम जब उपन्यास पढ़ते हैं तो सन 1882 ईस्वी में इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है परीक्षा गुरु, जिसको कि हिंदी का पहला मौलिक या अंग्रेजी ढंग का उपन्यास माना जाता है। तो लाला श्रीनिवास दास नाटक भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया, नाम था उसका प्रहलाद चरित्र। बालकृष्ण भट्ट ने नल दमयंती स्वयंवर नाम से नाटक लिखा सन 1895 ईस्वी में। शालिग्राम लाल द्वारा लिखा गया नाटक अभिमन्यु सन 1896 ईस्वी में लिखा गया था। तो अन्य पौराणिक आख्यानों में हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, गजराज सिंह, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और शालिग्राम लाल जैसे नाटककारों ने लिखा है। देखा जाए तो पौराणिक नाटकों की ही परंपरा में वे नाटक भी रखे जा सकते हैं जो संतों और भक्तों के चरित्रों को आधार बनाकर लिखे गए हैं, जिनकी प्रतिष्ठा लोकमानस में पौराणिक व्यक्तियों जैसे हो गई है। इस परंपरा में गोपीचंद, मोरध्वज और भर्तृहरि संबंधी नाटक अधिक लिखे गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से लिखे गए थे। ऐतिहासिक नाटक, सबसे पहला जो नाम आ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा नाटक नील देवी। नील देवी जिसका प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक नाटक है, और साथ में हमने एक अलग वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि इसमें स्त्री संबंधी समस्याओं को या फिर स्त्री विमर्श को ध्यान में रखते हुए नाटक लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी में लिखा गया, और आप जब हिंदी आलोचना पढ़ेंगे तो संयोगिता स्वयंवर से ही हिंदी आलोचना की सबसे पहले शुरुआत होती है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जैसे भारतेंदु युगीन ही निबंधकारों ने हिंदी आलोचना लिखने की कोशिश की, जिसे कहा जाता है व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, संयोगिता स्वयंवर से, जिसके
नाटककार हैं श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। 1886 ईस्वी में इन्होंने लिखा था संयोगिता स्वयंवर, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक अमर सिंह राठौर 1895 में लिखा गया। राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया नाटक महाराणा प्रताप 1898 ईस्वी में। इन सभी ऐतिहासिक नाटकों में नील देवी, संयोगिता स्वयंवर, अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप प्रसिद्ध रहे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता मिली तो लोकप्रियता मिली है महाराणा प्रताप को। ये वही महाराणा प्रताप हैं जिन्हें कि हम कभी छोटी कक्षाओं में कविता में पढ़ा करते थे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर। तो यहाँ पर आपने देखा कि भारतेंदु युग में जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे उसमें कौन कौन से प्रमुख नाटक थे और प्रमुख नाटककार। अब हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग में प्रेम प्रधान रोमानी नाटक कौन कौन से लिखे गए। उसमें श्रीनिवास दासकृत रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसका प्रकाशन सन 1877 में, और तप्ता संवरण 1883 में लिखा गया है। और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये दोनों नाटक परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। कभी सामान्य रूप से प्रकाशन के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, कभी कभी ये क्रम को ध्यान में रखकर भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने नाटकों की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो कि प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है, तप्ता संवरण भी इसी कैटेगरी का नाटक है। कई किताबों में हमने देखा, मूल किताबों में, कि रणधीर को रणबीर लिख दिया गया है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर किताबों में हमने रणधीर प्रेम मोहिनी नाम से ही देखा है। खड्ग बहादुर मल कृत लिखा गया रति कुसुमायुद्ध 1885 ईस्वी में। रति, अगर आप सभी थोड़ा बहुत रस पढ़े होंगे तो आप तुरंत कमेंट्स करके बता सकते हैं कि रति किसका स्थायी भाव है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन जब स्थायी भाव को आप समझ जाएंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि आईक्यू लेवल से या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का नाटक है। प्रेम प्रधान रोमानी नाटक रति कुसुमायुद्ध है, जिसके नाटककार हैं खड्ग बहादुर मल्ल। इसके बाद नाम आता है किशोरी लाल गोस्वामी का, जिनका नाटक है प्रणयिनी परिणय 1890 में लिखा गया। और दूसरा नाटक है मयंक मंजरी 1891 ईस्वी में। किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछे जाते हैं। इसी तरीके के नाटक शालिग्राम शुक्ल ने भी लिखा, जिसका नाम है लावण्यवती सुदर्शन 1892 ईस्वी में। गोकुलनाथ शर्मा ने लिखा पुष्पवती 1899 ईस्वी में। इन सभी प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों में रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है और इसको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हालांकि हमने देखा भारतेंदु युग में चर्चा करते हुए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक भारत दूरदर्शा को भी हमने बताया था कि ट्रेजेडी पर आधारित है। उम्मीद है कि आप सभी को वो बात याद आ गई होगी। हमने बहुत जोर देकर कहा था कि भारत दूरदर्शा भी ट्रेजेडी पर आधारित है, और आपसे मैंने पूछा भी था कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ट्रेजेडी का एक सिद्धांत दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी कंसंट्रेट होकर लेक्चर सुनते हैं, उन्होंने इसका आंसर भी दिया था। मुझे काफी अच्छा लगा कि वो मेरी बातों को ध्यान में रखते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक क्यों माना जाता है। क्योंकि भारत दूरदर्शा जो कि 1880 में लिखा गया, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में लिखा गया है, इसलिए इसको हिंदी का पहला दुखांतक नाटक मान लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बात करें कि सामयिक उपादानों को लेकर लिखे गए नाटक है। सामयिक मतलब जिसको हम कंटेम्पररी या फिर समकालीन या फिर तत्कालीन समाज को ध्यान में रखते हुए जो नाटक लिखा गया, देश काल वातावरण को ध्यान में रखते हुए नाटक लिखा गया है, उसी को हम सामयिक उपादान कह सकते हैं। तो उसमें देखेंगे आप कि कौन कौन से नाटक हैं। पहला जो नाटक है भारतेंदु द्वारा लिखा गया भारत दूरदर्शा, जो कि आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि 1880 में लिखा गया। बालकृष्ण भट्ट ने नाटक लिखा नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी में। यह सवाल के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका जो शीर्षक है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा नवीनता लिया हुआ है,
चमत्कृत करने वाला है, तो हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाए नई रोशनी का विष 1884 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा। खड्ग बहादुर मल्ल द्वारा लिखा गया भारत आरत 1885 में। अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया भारत सौभाग्य 1887 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया दुखनी बाला 1880 ईस्वी में। गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया देश दशा 1892 ईस्वी में। काशीनाथ खत्री द्वारा लिखा गया नाटक विधवा विवाह। देवकी नंदन त्रिपाठी, यहाँ पर ध्यान में रखना है ये खत्री नहीं है बल्कि त्रिपाठी है, उसी नाम से एक और लेखक जो कि भारत हरण लिखा 1899 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक हैं ये कहीं न कहीं उस समय भारत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो भारत दुर्दशा हो, नई रोशनी का विष हो, भारत आरत, भारत सौभाग्य, दुखनी बाला, देश दशा, विधवा विवाह, भारत हरण, सभी नाटक अपने समकालीन परिवेश पर आधारित हैं। इन नाटकों में देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्र खींचा गया है और समाज की समस्याओं को प्रत्यक्ष करके उनके मूल में काम करने वाली बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये तो रहे भारतीय युग में लिखे गए नाटक जो कि सामयिक मुद्दों पर आधारित थे। अब हम उन नाटकों पर बातचीत करेंगे जो कि प्रहसन के तौर पर जाने जाते हैं। प्रहसन मतलब कि यह नाट्य विधा के अंतर्गत ही आता है और इसमें थोड़ा सा व्यंग का पुट होता है और देखने में इस पे हंसी आती है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें व्यंग छिपा होता है। तो इस तरीके के नाटकों में सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। तो अब आप सभी को प्रकाशन वर्ष बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, आपके मन में ये सब छप गया होगा, फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो भारतेंदु के दो प्रहसन मुख्य रूप से आपको याद करने हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए प्रहसन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दो मुख्य रूप से प्रहसन यहाँ पर दिख रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में। आचार विडंबन 1899 ईस्वी में। विजयानंद त्रिपाठी ने लिखा महा अंधेर नगरी 1893 ईस्वी में। जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी लिखा, वहीं पर विजयानंद त्रिपाठी ने लिखा महा अंधेर नगरी। तो इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको चमत्कृत करने के लिए या फिर क्रिकेट की भाषा में कहें तो गूगली पर LBW करने के लिए ये सभी नाटक पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी पूरे वीडियो लेक्चर को कंसंट्रेट होकर एकाग्र होकर सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए किसी तरीके की बॉल फेंकी जाए वो उसको आसानी से रन में बदल देंगे, मतलब मार्क्स में बदल देंगे। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महा अंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का। आगे नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक, जो कि 1886 ईस्वी में लिखा गया और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो खूब पूछा जाता रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा बूढ़े मुंह मुहासे 1886 ईस्वी में। तो नाम देखने से लग रहा है कि ये सभी प्रहसन विधा में है, यानी कि कहीं न कहीं व्यंग का पुट इनके अंदर मौजूद है। इनमें हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में धार्मिक पाखंडों का खंडन हुआ है और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए गए हैं, जैसा कि मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। आगे बात करते हैं कि कुछ प्रतीकवादी नाटक लिखे गए, जिसमें कि कमलाचरण मिश्र का नाटक है अद्भुत नाटक 1885 में। रतन चंद्र ने लिखा न्याय सभा 1892 में। शंकरानंद कृत लिखा विज्ञान 1897 में। तो प्रतीक नाटक अक्सर कम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, खासतौर से जो भारतेंदु युगीन प्रतीक नाटक हैं। बहुत बड़े नाम आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। परीक्षाओं की तैयारी करते वक्त आपको बड़े नामों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत कम ऐसा है कि उपेक्षित नामों से सवाल पूछा जाता हो। हमेशा पेपर में बड़े नामों से ही सवाल पूछा जाता है। तो हर युग के जो प्रमुख लेखक हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिए। तो प्रतीकवादी नाटक 3 हमने यहाँ पर बताया हुआ है और बहुत कम इस तरीके के नाटक भारतेंदु युग में लिखे गए हैं।
भारतीय हिंदू युग में अनुवाद भी होता रहा है और ज़्यादातर अनुवाद संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी से होते रहे। संस्कृत भाषा में अगर बात करें तो भवभूति, कालिदास के नाटकों का अनुवाद ज़्यादा हुआ। एक ऐसा अनुवाद हुआ है जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, नाम है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित अभिज्ञान शाकुंतलम। 1862 ईस्वी में इसका अनुवाद करके राजा लक्ष्मण सिंह ने जो हिंदी प्रेमी है उनका ध्यान आकृष्ट किया, अपने तरफ खींचा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा लक्ष्मण सिंह का जो अनुवाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, कई जगहों पर 1861 भी दिया गया है और जो हम नगेंद्र की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 1862 दिया गया है। रामचंद्र तिवारी की बुक में 1861 दिया गया है और आप देख रहे हैं कि नगेंद्र की किताब में 1862 दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में तुरंत सवाल आ गया होगा कि सर अगर दोनों दे दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो देखिए, समस्या का समाधान बस एक ही रूप में है कि दोनों डेटों को आप ध्यान में रखिए। अगर कोई 1861 लगा के आ रहा है तो भी रामचंद्र तिवारी की बुक से अपना जो आंसर के लिए है वहां पर क्लेम कर सकता है, और 1862 भी अगर कोई दिया है तो वो भी क्लेम कर सकता है। और जो भी पेपर बनाने वाला है अब वो इन दोनों सवालों को के उत्तरों को सही उसको मानना पड़ेगा। अगर गाइड में सारी चीजें दी गई होती तो शायद उनको गलत मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो मूल किताबों में अलग अलग प्रकाशन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप इन दोनों वर्षों को ध्यान में रखिए और हमारी तो यही इच्छा रहेगी कि कोई एक ही इसमें आए, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर ध्यान आकृष्ट हमने करा दिया कि दो जगह पे दो तथ्य दिखाई पड़ते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखिए और कोशिश यही रहती है कि कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन न दिया जाए। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में भारतीय हिंदू युग के प्रमुख नाटकों और नाटककारों से आप सभी का परिचय कराया, और सिर्फ परिचय ही नहीं कराया बल्कि भारतीय हिंदू युग में अलग अलग तरीके के जो नाटक लिखे जा रहे थे उनकी विषय वस्तुओं को भी हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि भारतीय हिंदू युग में लिखे गए नाटकों की जो रूपरेखा है वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी, उसकी प्रवृत्ति बैठ गई होगी और आसानी से आप समझ गए होंगे कि कौन सा नाटक किस विषय वस्तु पर लिखा गया है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।